नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पार्टी में बढ़ा कद, बीजेपी के पोस्टर बॉय बने सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून में जल जीवन मिशन ठेकेदारों का प्रदर्शन, इंदर रोड पर 200 ठेकेदारों का धरना, कई जिलों में जलापूर्ति बाधित कर जताया विरोध, 2 साल से भुगतान लंबित होने का आरोप। विवाह समारोहों में गैस सिलेंडर के लिए अब देना होगा शपथ पत्र, देहरादून प्रशासन का नया नियम। बीकेटीसी के सीईओ ने बद्रीनाथ धाम में लिया यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा, 23 अप्रैल को खुलेंगे कपाट। शीला विद्युत गृह में लापरवाही पर उत्तराखंड जल विद्युत निगम के एमडी सख्त, अनुपस्थित अधिकारियों का काटा वेतन। उत्तराखंड में जॉली ग्रांट से बद्री केदार धाम के लिए 26 अप्रैल से शुरू हो सकती है हेली सेवा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून में जल जीवन मिशन से जुड़े ठेकेदारों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इंदर रोड स्थित कार्यालय में देवभूमि जल शक्ति जल शक्ति कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले करीब 200 ठेकेदारों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ठेकेदारों ने देहरादून समेत पौड़ी, टिहरी, चमोली और अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित कर विरोध दर्ज कराया। एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने आरोप लगाया कि पिछले 2 सालों से भुगतान लंबित है, जिसके चलते ठेकेदार मजदूरों को वेतन देने में भी असमर्थ है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल समाधान नहीं हुआ तो पूरे प्रदेश में जलापूर्ति ठप की जा सकती है। कुछ योजनाओं में पिछले 1 साल से ही जो है भुगतान पूरी तरीके से नहीं हो पाए, कुछ ही धनराशि मिली थी तो भुगतान लंबित थी। अब भारत सरकार से जो है अप्रूवल हो गया है, जल्दी धनराशि मुक्त हो जाएगी। जानकारी है कि हम लोग आज सुबह स्वच्छता मिशन पे सब ठेकेदार 200 की संख्या में इकट्ठे हुए थे और जो हमारा 2 साल से पैसा आवंटित नहीं हो रहा है उसके लिए हमें 3 बजे सचिव पेयजल सचिव द्वारा बुलाया गया था। तो हम यहाँ पेयजल सचिव साहब से मिले, लेकिन उन्होंने भी धन आने की स्थिति जब हमने मांग की तो उन्होंने ये कहा कि अभी केंद्र से हमें कोई पूर्ण आश्वासन नहीं मिला है। हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने बताया है कि आज 2 साल से हम लोगों को भटकाया जा रहा है। हमारे द्वारा सारा काम कार्य पूर्ण कर दिया गया है। 94% योजनाएं ठेकेदार वालों ने पूरी कर दी है और 98% घरों में पानी पहुंच चुका है। सरकार बिलिंग भी कर रही है, जल संस्थान द्वारा, निगम द्वारा बिलिंग भी की जा रही है और उसके बावजूद भी हमारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। उत्तराखंड के विश्वविख्यात चारधाम यात्रा इस महीने से शुरू होने जा रही है और परंपरागत तरीके से सभी प्रमुख धामों के कपाट खुलने की तिथियां भी घोषित कर दी गई हैं। करीब 6 महीने तक कपाट बंद रहने के दौरान जिला प्रशासन द्वारा धामों और यात्रा मार्गों पर आवश्यक मरम्मत कार्य कराए जाते हैं। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। तो वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि यात्रा की अंतिम तैयारियों को लेकर शासन और प्रशासन के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं। देखिए, जो बहुप्रतीक्षित या कपाट खुलने की जो वर्ष भर से देश भर के तीर्थ यात्रियों को उसका इंतजार रहता है, वो सभी तिथियां घोषित हो चुकी हैं। 19 तारीख को माँ गंगा और यमुनोत्री के 19 अप्रैल को विधिवत रूप से कपाट खुलेंगे और 22 अप्रैल 2026 को प्रातः 8 बजे बाबा केदार के कपाट सभी देशवासियों से, देश से आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे और 23 अप्रैल 2026 को प्रातः 6:15 पर भगवान बद्रीनारायण की कपाट जो है विधिवत रूप से सभी के लिए दर्शनों के लिए खोल दिए जाएंगे।
प्रदेश में चारधाम यात्रा से पहले अंतर्राष्ट्रीय हालातों का असर देखने को मिल सकता है और ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव के चलते गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं। तो वहीं केदारनाथ के विधायक आशा नौटियाल ने इस विषय पर गंभीर स्थिति होने की पहले बात कही, लेकिन बाद में कई अहम बातें कहते हुए नजर आई। उन्होंने बताया कि यात्रा से पहले जिला प्रशासन द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की जा चुकी है। विधायक ने कहा कि यात्रा के दौरान प्रतिदिन कितने गैस सिलेंडरों की आवश्यकता होगी और वर्तमान में कितनी उपलब्धता है, इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर गैस सिलेंडर से जुड़ी कोई समस्या सामने आती है तो क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में लकड़ियां भी उपलब्ध हैं, जिनकी जरूरत पड़ने पर उपयोग किया जा सकता है। देखिए, जो घरेलू गैस कनेक्शन लोगों के हैं उनको महीने में गैस उपलब्ध कराई जा रही है और अभी तक कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत हमारे क्षेत्र में नहीं आई है। यात्रा की दृष्टि से भी हमारी चर्चा हो गई। जिला अधिकारी और तमाम हमारे एसपी सभी अधिकारियों के साथ हमारी ऊखीमठ में यात्रा संबंधी मीटिंग हुई थी। उसमें जो हमारे खाद्य आपूर्ति अधिकारी भी हैं वो सभी लोग उसमें थे, तो उनके सामने भी वो बात रखी गई है। गढ़वाल मंडल में भूमि धोखाधड़ी के मामलों पर प्रशासन सख्त नजर बनाए हुए है। विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में आयोजित लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक में 51 मामलों का निस्तारण किया गया, जबकि 5 मामलों में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आयुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भूमि धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में एक ही कचरे की भूमि को 2 अलग अलग व्यक्तियों को बेचने और अन्य स्थान की भूमि पर कब्जा दिलाने जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं। मैटर यहाँ लगभग 2021 से पेंडिंग चले आ रहे थे। अब उसको एक अभियान के रूप में हम लोगों ने निस्तारण का काम शुरू किया है और आज की इस बैठक में आपने देखा था कि आईजी साहब और सभी हमारे एसडीएम्स, तहसीलदार और डीसी के माध्यम से भी मंडल के सभी अधिकारी लगभग जुड़े हुए थे। लगभग 200 मैटर यहाँ पेंडिंग है, काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है और लास्ट 15 दिनों में एक अभियान चलाकर जो मैटर पेंडिंग थे उनकी रिपोर्ट सब मंगाई गई। तो आज ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि तकरीबन 40 प्रकरण का निस्तारण किया गया है। चमोली जिले में युवाओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन विभाग के आरटीओ अभिषेक भट्ट गाई के द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत राजकीय पॉलिटेक्निक गौचर में छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। इस दौरान छात्रों को हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने, दुपहिया वाहन पर ट्रिपल राइडिंग से बचने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया है।
ट्रिपल राइडिंग को लेके और हेलमेट जो पहनते हैं, चाहे जो चला रहा है या पीछे वाला हो, दोनों को लेकर के विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके द्वारा प्रदेश स्तर पे भी कुछ पर्टिकुलर दिन निर्धारित किए गए हैं, 16 तारीख 17 तारीख, जहाँ पर विशेष रूप से फोकस रहता है। तो उस पर तो हम करते ही हैं। उसके अलावा हमारे प्रवर्तन दल को भी ये निर्देश यहाँ दिए गए हैं कि वो अभी सप्ताह में कम से कम 1 बार या 2 दिन ऐसे विशेष रूप से अभियान चलाएँ दुपहिया वाहनों के खिलाफ, जहाँ पे बिना हेलमेट के लोग चलते हैं और ट्रिपल राइडिंग द्वारा सवारी की जाती है। देहरादून में एसएसपी के निर्देश पर ऑपरेशन प्रहार के तहत सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शहर में संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह अभियान लगातार जारी है। देर रात एसपी सिटी के नेतृत्व में पुलिस की अलग अलग टीमों ने नगर क्षेत्र में व्यापक जांच अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की गहन चेकिंग की गई और अभियुक्तों के संभावित ठिकानों पर औचक छापेमारी भी की गई है। इसके साथ ही तय समय के बाद खुले बार और रेस्टोरेंट पर भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। पुलिस का अभियान देर रात तक जारी रहा। पौड़ी गढ़वाल में स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा एक्शन। सीएमएस और पूर्व सीएमओ सस्पेंड। सिटी स्कैन मशीन रखरखाव में भारी लापरवाही। 2022 से खराब मशीन को खुले में रखा गया। करोड़ों की मशीन हुई पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल का सख्त रुख। कई अधिकारियों से मांगा गया जवाब। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कई अधिकारियों से जवाब मांगे जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। देहरादून से खबर है। मौसम का बदला मिजाज। सुबह से ही आसमान में छाए काले बादल। मौसम विभाग ने बदलाव का जताया था पूर्वानुमान। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में वर्षा गर्जन की संभावना। पिथौरागढ़ के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। राज्य के शेष जनपदों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी के लिए ऑरेंज अलर्ट की बात सामने आई है। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राज्य में होने जा रहे चुनावी साल में धामी सरकार एक्शन में है। पहले धामी सरकार ने बीते दिनों कैबिनेट विस्तार किया, जिसके बाद 5 विधायकों को मंत्री पद से नवाजा गया। इसके बाद धामी सरकार ने दायित्वों की गठरी खोली, जिसमें पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को सौगात दी गई है और अब धामी सरकार ने उसके आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड में दायित्व बंटवारे के कयास कैबिनेट विस्तार के साथ ही लगने शुरू हो गए थे, जिसे अप्रैल में ही धामी सरकार ने पूरा कर दिया है। और इन दायित्व बंटवारों के बाद विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर बड़े आरोप भी लगाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में एक बार फिर सरकार के द्वारा नेताओं और कार्यकर्ताओं को दायित्व देने का सिलसिला तेज हो गया है। हाल के दिनों में शासन की ओर से जारी आदेशों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि सरकार विभिन्न आयोगों, बोर्डों और सलाहकार परिषदों में बड़ी संख्या में राजनीतिक नियुक्तियां कर रही है। इस बार करीब 15 से 20 नेताओं को अलग अलग संस्थाओं में उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में जिम्मेदारियां सौंपी गई है। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि आगे भी दायित्व बंटवारे को लेकर नई सूची निकल सकती है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार दायित्व भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं को ही मिलेंगे, नहीं तो सरकार कांग्रेस से गए लोगों को ही महत्व दे रही है। कल तक प्रश्न दायित्वधारी नहीं बन रहे हैं, कब बनेंगे? एक सूची नहीं, ये चौथी सूची आ गई है दायित्वधारियों की और धीरे धीरे सब विचार चल रहा है और भी कार्यकर्ता निश्चित रूप से उसके योग्य हैं, उनको समय पर सरकार में दायित्व मिलेगा। मैं निश्चित रूप से अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी और अपने प्रदेश के महामंत्री संगठन और अपने सभी बंधुओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इस सरकार में काम करने का अवसर दिया है। मैं पूरा प्रयास करूँगा, जो युवा कल्याण विभाग है वो एक दूर तक, पहाड़ के छोर तक उसका स्ट्रक्चर है, उसका पूरा स्तर है, उसको कैसे और प्रभावी बनाया जा सके और कैसे वो पूरे उत्तराखंड के अंदर किस तरह से उसमें अच्छे तरीके से काम हो सके। कि अगर वो पद पहले से हैं, इस प्रकार के पद पहले बांटे जाने चाहिए थे, इन्होंने क्यों नहीं बांटे, इनको पूछा जाना चाहिए। और जो बांटे जा रहे हैं उनमें अभी पता नहीं चला है कि मैंने उसको अभी देखा नहीं है कि किसको बांटे, क्या बांटे। मैं बहुत दिनों से पहाड़ के दौरे पे हूँ, लेकिन निश्चित रूप में मैं उम्मीद करता हूँ कि सही पद बटे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को उन पदों का लाभ मिल रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रकार मंत्रिमंडल में कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को वरीयता दी जा रही है, तो उम्मीद करता हूं कि कम से कम वहां तो भाजपा के साथ जो पदाधिकारी हैं उनके पहले के पुराने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय होना चाहिए। गौरतलब है कि लंबे समय से कई नेता दायित्व मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए पदाधिकारी अपने क्षेत्रों में कार्यभार संभालकर सरकार की योजनाओं को लागू करने में जुट जाएंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नए नियुक्त पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को किस प्रकार निभाते हैं और राज्य के विकास में किस तरह का योगदान देते हैं। वहीं विपक्षी दलों का मानना है कि चुनाव आने से पहले कम समय के लिए बांटे गए दायित्व सिर्फ भाजपा का चुनावी एजेंडा है, ताकि अपने लोग खुश हों और जनता के पैसे की बर्बादी न हो। अब दायित्व बंटवारे को लेकर आरोप प्रत्यारोप के तीर भी तेजी से चलने शुरू हो गए हैं। देखिए, अतिरिक्त भार तो मुझे लगता है कि नहीं पड़ता यदि ये समय पर बांट दिए जाते। आज इनको याद आया है, जब चुनाव नजदीक आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं ये इन पदों को, इन दायित्वों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम कोई जनप्रतिनिधि चुनते हैं, चुनाव होता है, तो उस समय चुनाव इसीलिए होता है, जनप्रतिनिधि इसीलिए चुने जाते हैं ताकि उनको दायित्व बांटे जाएं और उनके द्वारा दायित्व बांटे जाएं, ताकि जो कार्य है वो सुचारू रूप से चल सके। तो इनसे सवाल तो ये बनता है कि पिछले 4 सालों से ये कर क्या रहे थे? जिन जगहों पे आज दायित्वधारी बिठाए गए हैं, यानी कि वो आज तक जो है वो खाली चल रहा था। अगर प्रदेश के विकास के लिए बांटे गए हैं, आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बांटे गए हैं, सरकार पर दबाव बनाने, तो अच्छी बात है। और पद बांटे गए अपने में रहेंगे और जनता को कुछ लाभ नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं उसका। ये तो अपने आप को संतुष्ट करना हुआ, अपने आप की गरिमा, व्यक्तिगत लोगों की इमेज बढ़ाने के लिए बीजेपी कर रही है। अब बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में भी है, स्टेट में भी है, तो उनको तो बढ़ चढ़ कर इससे जनता की समस्या समाधान करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। पद बांट रहे हैं, पद बांटने से आम जनता को क्या लाभ? आप कुछ भी करना करें, जब पार्टी आपके सत्ता में है, पद बांटे तो प्रक्रिया वर्कर का अधिकार होता है, उसके पास सरकार की जिम्मेदारी होती है, उसको काम करने की दिशा में कोई काम किसी क्षेत्र में नहीं रहना। मुझे लगता है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि कांग्रेस के नेतागण जिस तरीके से बयान देने का काम करते हैं, वो अपनी, जब उनकी सरकार थी वो इतिहास देखने का काम नहीं करते। 2002 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, 370 से ऊपर यानी कि 400 के लगभग लाल बत्तियां बांटने का काम स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी ने किया। तो उस वक्त कांग्रेस के नेताओं के मुंह में शायद दही जमी थी, तब नहीं बोल पाए कुछ भी कि किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा। 2012 में एक बार फिर 3 दिन पहले
जब 2017 में चुनाव विधानसभा की घोषणा होने वाली थी, उससे एक हफ्ता पहले कांग्रेस के लोगों ने अपने लोगों को दायित्व देने का काम किया है। उत्तराखंड की राजनीति में दायित्वों का विषय नया नहीं है। राज्य गठन के बाद पहली निर्वाचित सरकार के दौरान भी इस तरह की नियुक्तियां काफी चर्चा में रही थी। उस समय नारायण दत्त तिवारी की नेतृत्व वाली सरकार पर यह आरोप लगा था कि बड़ी संख्या में राजनीतिक दायित्व बांटे गए। उस दौर में कहा गया कि तिवारी सरकार ने 200 से अधिक नेताओं को विभिन्न पदों पर दायित्व दिया था। हालांकि बाद में सालों में सरकारें बड़े पैमाने पर दायित्व बांटने से बचती रही है। इसके पीछे राजनीतिक आलोचना और वित्तीय भार जैसे कारण बताए जा रहे हैं। एक बार फिर उत्तराखंड में दायित्वों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। धामी सरकार के मौजूदा कार्यकाल में कितने नेताओं को दायित्व दिए गए, ये राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अब तक करीब 80 नेताओं को विभिन्न आयोगों, बोर्डों और परिषदों में जिम्मेदारियां दी जा चुकी है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में दायित्वों की सूची और लंबी हो सकती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।